और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं, जहां बाढ़ और पानी के बहाव के बीच मोरवानी इलाके में 2 युवक अपनी मोटरसाइकिल पर एक पुल को पार करने की कोशिश में फंस गए। लगातार भारी बारिश के कारण नदी उफान पर थी। ये जानते हुए भी दोनों युवकों ने जोखिम उठाया पुल पार करने का, लेकिन फंस गए। बाद में सिविल डिफेंस ने हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से 25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बचाया और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। सिविल डिफेंस के मुताबिक लड़के वहाँ वीडियो शूट करने गए थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके हाथ एक रेलिंग लग गई, जिसे पकड़कर वो अटके रह पाए। खराब सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन की अनोखी तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर की है, जहां लोगों ने कीचड़ और पानी वाले सड़क पर गैड़ी खेलकर विरोध जताया। दरअसल सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है और यहाँ ये पूरी तरह से उखड़ चुकी सड़क लोकप्रिय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम तक जाती है। बारिश के चलते यहाँ कीचड़ भरा हुआ है, जिससे होकर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा सरकार का ध्यान खींचने के लिए लोगों ने ये अनोखा तरीका निकाला। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा के लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के कोटेक 3 की हैं, जहां खड़ी सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गईं। बताया जा रहा है कि खड़ी हुई ये करीब 300 गाड़ियां कैब सर्विस में लगी हुई थी, जो अब पानी में डूब गई हैं। हिंडन नदी में आई बाढ़ से गाजियाबाद के पर्यावरण सेतु को भी खतरा बताया गया है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की है, जहां डाबरकोट के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण यमुनोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। इस इलाके में लगातार भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से पिछले कई दिनों से यात्रा मार्ग लगातार बंद हो रहा है। ऐसे में ताजा लैंडस्लाइडिंग की घटना के बाद प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि तीर्थयात्री जहाँ ठहरे हुए हैं वहीं सुरक्षित और सतर्क रहें। रास्ते खुलने के बाद उन्हें सूचना दे दी जाएगी। पानी में उठते फव्वारे की ये तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत की है, जहां यमुना में गैस की पाइपलाइन लीक हो गई। यहां घसौली गांव के पास गैस लीक होते ही यमुना में पानी के बवंडर उठने लगे। लोगों ने जब ये देखा तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गई। गांव वालों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। प्रशासन ने फौरन पुलिस की टीम मौके पर भेजी और पानीपत रिफाइनरी से बात करके गैस का प्रेशर कम करवाया। इसके बाद भी लीकेज कम नहीं हुई तो पानीपत और आसपास के क्षेत्रों के सीएनजी की सप्लाई रोक दी गई। माना जा रहा है कि यमुना में पानी के तेज बहाव में आए पत्थर से टकराने के कारण पाइपलाइन लीक हुई होगी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। बदलते मौसम के साथ लोगों को सेहत से जुड़ी कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। उन्हीं परेशानी में से एक है आई फ्लू। आंखों का ये संक्रमण तेजी से अपना पैर फैलाता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के साथ देश के कई हिस्सों में आई फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में इलाज के लिए लोगों की लाइन लग रही है। हालांकि इससे डरने की नहीं, बल्कि इसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसलिए इसको लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। बरसात के इस मौसम में अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है और ये तस्वीर एक जगह नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में दिख रही है। इनमें सबसे ज्यादा वो मरीज हैं जो आंखों की परेशानी को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आंखों की इस परेशानी से जूझ रहे हैं। किसी की आंखें लाल दिख रही हैं तो किसी की आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ है। वजह है आई फ्लू, जिसे मेडिकल की भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये आंखों से जुड़ी बीमारी होती है जिसमें आंखें लाल होने के साथ ही उसमें सूजन भी आ जाती है। बाढ़ बारिश के बीच ये बीमारी देश में तेजी से पांव पसार रही है। लिहाजा इसको लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है।
दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग आई फ्लू से संक्रमित हो रहे हैं और मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पिछले साल के मुकाबले इस साल आई फ्लू के मामलों में करीब 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले साल का रिकॉर्ड और इस साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो हर दिन हमें करीब 100 मरीज जो है दिखाने के लिए आ रहे हैं, जो धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में संख्या बढ़ गई है। पिछले साल से मुझे लगता है करीब 10 to 20% केसेस इस बार ज़्यादा आ रहे हैं और ये जो है हर एज ग्रुप में हो रहा है। एडल्ट्स भी हैं, ओल्ड एज के भी हैं, बच्चे भी हैं जिनको इन्फेक्शन हो रही है और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अपने हॉस्पिटल में या कुछ लोग हॉस्पिटल में ज़्यादा फैल ही रहा है, लेकिन कुछ लोग जो बिजी एरिया में काम करते हैं उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। स्कूल के बच्चों में इन्फेक्शन हो रहा है जो नॉर्मली होता है, बट इस पर थोड़ा ज़्यादा है। अगर परिवार में कोई आई फ्लू से संक्रमित होता है तो बाकी सदस्यों के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में जान लीजिए। आंख का लाल होना, आंख से पानी आना, आंख में खुजली होना, आंख में दर्द होना, रोशनी से दिक्कत महसूस होना, आंखों में गंदगी का जमना। अगर इस तरह की समस्या आप भी महसूस कर रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि ये आई फ्लू हो सकता है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो पीड़ित के संपर्क में आने से आसानी से तेजी से फैलती है, इसलिए इसको लेकर सावधान रहना जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें, अपने हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह से धोएं, संक्रमित के संपर्क में आने से बचें, संक्रमित मरीज का बेड, तौलिया, कपड़े इस्तेमाल करने से बचें। अगर आई फ्लू हो जाए तो अपनी आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोएं, अपनी आंखों को छूने और मलने से बचें, चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि अपनी आंखों को छूने से बच सकें। बच्चे अगर इससे संक्रमित हो रहे हैं तो उन्हें स्कूल नहीं भेजें। हमारा सुझाव है कि आपको जो है सिंपल आई ड्रॉप्स, जो नॉर्मली हम कहते हैं आर्टिफिशियल टीयर या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, वो डालने चाहिए। वो भी नई बोतल खोलनी चाहिए क्योंकि आपकी आंख में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में बार बार जो है आंख मलने का मन करता है। आंख मलिए नहीं, आप ठंडे पानी से आंख धोइए। ठंडे चीज़ से आंख में आप रखेंगे, टॉवल रखेंगे तो उससे भी पेन कम हो जाएगा। और आर्टिफिशियल डालेंगे, टीयर डालेंगे तो आंखों की सफाई खुद ही कर देगा। जहाँ तक गुलाब जल है, यदि नया बना है तो डाल सकते हैं उसको, यदि पुराना रखा है तो उसको बिल्कुल यूज ना करें, उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। आई फ्लू वैसे तो ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन आंखों में इससे काफी तकलीफ महसूस होती है। आई फ्लू आम वायरल की तरह ही है, जो मौसम में बदलाव के साथ ये अपना असर दिखाता है। इसके चपेट में आने पर और ज्यादा दिक्कत महसूस होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उसके बिना खुद ही किसी तरह का इलाज न शुरू कर दें। आई फ्लू को लेकर दिल्ली के एम्स के आरपी सेंटर में रिसर्च भी हो रही है। इसमें हम पिछले 2-3 दिन से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी केसेस आ रहे हैं उनका एक कल्चर किया जाए कि बैक्टीरिया है कि नहीं है तो कौन सी बैक्टीरिया है, इसके अनुसार से एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो वायरल इन्फेक्शन है, हम जानते हैं वायरल इन्फेक्शन ही होता है ज़्यादातर, तो हम चाह रहे हैं कि कौन सी वायरस है, कौन सा स्टेन है, उसका भी जो है पता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 2-3 दिन में हमारे पास रिपोर्ट होगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि वायरल में कौन से स्टेन आ रहे हैं, चेंज क्या हो रहा है, पता चल जाता है। लेकिन जहाँ तक ट्रीटमेंट है उसमें एंटीवायरल ट्रीटमेंट की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायरल अपने आप ही ये जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कोई टॉपिकल एंटीवायरल या फिर सिस्टमिक एंटीवायरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। गुरुग्राम, रोहतक, आगरा, औरैया, पाली से लेकर विदिशा तक के अस्पतालों में इन दिनों आई फ्लू के मरीज बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। हर जगह डॉक्टर इलाज के साथ साथ इससे बचने और क्या करें क्या ना करें ये सलाह दे रहे हैं। आँख आ जाने वाली बीमारी इसमें ज़्यादा चल रही है। इसकी रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम सभी को ये जागरूक करें, अपने हाथ धोते रहें, आँखों में बार बार हाथ नहीं लगाएं और बाजार का सामान जो खाने पीने का सामान उसका उपयोग कम से कम करें। आई फ्लू से डरने की नहीं बल्कि इसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। इसका इन्फेक्शन आमतौर पर 7 से 14 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ मामलों में 2 से 3 हफ्ते तक का वक्त भी ठीक होने में लग सकता है। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में वॉर मेमोरियल पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर 4 MiG-29 एयरक्राफ्ट और 3 चीतल हेलीकॉप्टर ने आसमान में उड़ान भरी।
और कारगिल वॉर मेमोरियल के ऊपर फूल बरसाए। इससे पहले द्रास में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लद्दाख स्काउट्स की म्यूजिक बैंड ने देशभक्ति की धुन छेड़ी, तो वहीं कलाकारों ने अपने मनमोहक नृत्य से सबका दिल जीता। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर रोक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम तक सर्वे पर रोक लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होने की वजह से रोक को बरकरार रखते हुए दोनों पक्षों को कल फिर सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलाया है। आज की सुनवाई में एएसआई ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि सर्वे में मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। एएसआई के इस हलफनामे का जवाब देने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से समय मांगा, लिहाजा कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। एनआईए ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बरार को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने विक्रम बरार को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया। उसे यूएई से भारत लाने के लिए एनआईए की एक टीम संयुक्त अरब अमीरात गई थी। विक्रम बरार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड बताया जाता है। अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी के मामले में भी विक्रम बरार का नाम सुर्खियों में रहा है। हाल ही में विक्रम बरार के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया था। महाराष्ट्र के बारामती में मणिपुर हिंसा को लेकर लोगों ने मौन जुलूस निकाला। इस विरोध मार्च में बड़ी तादाद में सभी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने थाने के सामने सभा करके मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता पर भी विरोध जताया और सरकार से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद हालांकि गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी 3 दिन तक जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं महाराष्ट्र, कोंकण, कर्नाटक और पहाड़ों में भी चेतावनी जारी की गई है। खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। इस हंगामे के बीच ही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा की मंजूरी मिल गई, जिस पर स्पीकर ने सभी दलों से बातचीत कर बहस का समय तय करने की बात कही। दिलचस्प ये है कि संसद में एनडीए की ताकत को देखते हुए विपक्ष को भी अविश्वास प्रस्ताव के हश्र का पता है, लेकिन इसके जरिए उसकी मंशा कुछ और है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर पर सदन में बयान दिलाया जाए। इन सबके बीच अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर ही प्रधानमंत्री मोदी का संसद में दिया गया एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है। देखिए पूरी खबर। मुझे श्री गौरव गोगोई से मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। सदन की गरिमा रखो, ये भारत की संसद है। आप इतने पुराने दल हो, आपका इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है क्या? माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न उठाया है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा जारी है। विपक्ष प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो सरकार की तरफ से बार बार चर्चा करने पर जोर दिया जा रहा है। इस सियासी तनातनी का सीधा असर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर पड़ रहा है। अपनी मांग पूरी नहीं होते देख विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हथियार बनाया है, जिसे लाने के लिए लोकसभा में मंजूरी भी मिल गई है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पे चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। प्रश्न ये है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पूरा स्थापित करें। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी 50 सांसदों का समर्थन तो विपक्ष को मिल गया है, लेकिन सदन की ताकत को देखते हुए उसे भी पता है कि इसका पास होना मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा में सरकार प्रचंड बहुमत में है। लोकसभा में अकेले बीजेपी के 301 सांसद हैं, जबकि एनडीए को मिलाने पर ये संख्या 333 है। वहीं पूरे विपक्ष को मिलाकर सांसदों की संख्या 142 ही है। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 105 सांसद हैं, जबकि विपक्ष का आंकड़ा 93 सांसदों का है। ये जानते हुए भी कि आंकड़े विपक्ष के पक्ष में नहीं है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। विपक्ष को हकीकत का पता है, लेकिन उसका कहना है कि इससे प्रधानमंत्री मोदी को सदन में मणिपुर को लेकर जवाब देना होगा। ये मेरा पता नहीं क्यों
इतना आड़ेपन दिखा रहे हैं ये सरकार, मुझे बड़ा ताजुब महसूस होते हैं। इसलिए मतलब मजबूरन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सदन में खींच कर लाने के लिए एक ही हमारे पास औजार बचे हुए हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन। पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष की मंशा प्रधानमंत्री मोदी से संसद में जवाब पाने की है, तो सरकार की तरफ से विपक्ष को 2018 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के हश्र की याद दिलाई जा रही है। नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी, तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता है बहाना है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की संसद में दी गई स्पीच का एक हिस्सा खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 2018 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 2023 में फिर से इसकी तैयारी करने की बात कही थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी की साल 2018 में कही गई बात बिल्कुल सही साबित हुई। 5 साल बाद 2023 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया। 2018 के अविश्वास प्रस्ताव में भी विपक्ष को नाकामी ही हाथ लगी थी। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में महज 126 वोट ही पड़े थे, जबकि उसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट किया था। इस बार लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे का अनुमान भी विपक्ष समेत करीब सभी को है, लेकिन विपक्ष जिस मंशा के साथ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, उसकी वो मंशा पूरी होती है या नहीं, जाहिर है इसका इंतजार सभी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में उछाल देखी गई। सेंसेक्स 351 अंक चढ़कर 66,707 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 97 अंकों की बढ़त के साथ 19,778 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी देखी गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिला है। सोना 150 रुपए चढ़कर 60,350 रुपए पर पहुंचा, यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 60,350 रुपए हुई। वहीं चांदी भी 300 रुपए महंगी होकर 77,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 77,000 रुपए हुई। भारत ने बासमती चावल के अलावा सभी तरह के चावलों के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे अमेरिका में चावलों की भारी किल्लत होने लगी है, जिस पर अब IMF ने बयान जारी किया है और कहा है कि भारत के चावल निर्यात पर प्रतिबंध से वैश्विक स्तर पर खाद्य कीमतों में अस्थिरता बढ़ रही है। बता दें कि भारत सरकार ने देश में बढ़ रही चावल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए चावलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है।
स्विस वॉच इंडस्ट्री फेडरेशन ने घड़ियों की बिक्री को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में पिछले साल करीब 2.34 लाख करोड़ की स्विस घड़ियां बिकी हैं और भारत में भी इसकी डिमांड बढ़ी है। भारत में इस साल जनवरी से जून तक 933 करोड़ की स्विट्जरलैंड की घड़ियां बिक चुकी हैं। वहीं काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक स्विट्जरलैंड की घड़ियों का निर्यात पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2700 करोड़ में बना आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स आज देश को सौंपा। 2017 में केंद्र सरकार ने प्रगति मैदान के पुनर्विकास के लिए आईटीपीओ के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और दिल्ली में विश्व स्तरीय IECECC बनाने की बात कही थी, जो आज पूरा हो गया है। सरकार ने इसका नाम भारत मंडपम रखा है। ये तस्वीरें बानगी है इस बात की कि देश अपने विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। दुनिया के 10 बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक भारत मंडपम G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी के लिए बनकर तैयार है। 2700 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के प्रगति मैदान में बने आईटीपीओ के इस भव्य कन्वेंशन सेंटर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और इसकी खासियत बताई। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी प्रगति मैदान पहुंचे और यहां खास अंदाज में कन्वेंशन सेंटर के नाम का खुलासा किया। IECC यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र के उद्घाटन समारोह में राजनेताओं से लेकर कई फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इससे पहले सुबह पीएम मोदी ने इस नए भव्य आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया और यहां हवन पूजन किया। पीएम मोदी ने यहां उन मजदूरों से भी मुलाकात की जो इस इमारत को तैयार करने में दिन रात लगे रहे। पीएम ने उनसे बातचीत की और उन्हें सम्मानित भी किया। नरेंद्र मोदी पीएम आए, हम सबके बीच बैठे, हमारे खुशियाँ का कोई ठिकाना नहीं है। आज बहुत खुश हैं, हम लोग को स्टॉल दिए, मान सम्मान दिए, आज हमके बहुत खुशी है। वो मेहनत का हमें फल मिल गया। तो हम लोग दूर दूर से देखते थे प्रधानमंत्री जी को, चलो आज हमने हमारे सामने हुए, हमने रियल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने शॉल भी दिए और हमने बहुत मेहनत किया। यहाँ पे बारिश थी और कोविड की वजह से भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। आईटीपीओ का ये नया कॉम्प्लेक्स जर्मनी के हनोवर और चीन के शंघाई जैसे विख्यात कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देगा। 7000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ये कन्वेंशन सेंटर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो लगा हुआ है, जहां सेना के लिए नए हथियार और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया। इस एक्सपो में 25 देशों के 300 से ज्यादा कंपनियां पहुंची हैं। ये एक्सपो कितनी खास है, जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने। ये 40 mm मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है। पहले ये ग्रेनेड भारतीय सेना के जवान अपने हाथों से छोड़ते थे, लेकिन अब देखिए किस तरह से ये ऑटोमेटिक लॉन्चर तैयार किए गए हैं। और जिन लोगों ने इसे तैयार किया है, श्री आर कृष्णन जी हैं, इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे ये काम करती है। ये 40 mm मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है। ये हमारा OFT ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में बनाते हैं। ये पहले जमाने में फौज में जो ग्रेनेड फेंकते थे वो हाथ से फेंकते थे, उसमें थोड़ा नुकसान होता था, हादसा वगैरह हो जाता था। उसको दूर करने के लिए हमने ये जो गन बनाया गया है। ये खूबसूरत सी स्नाइपर राइफल आप देख रहे हैं, देखने में बेहद जबरदस्त है। हालांकि इसे अभी भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। इसकी रेंज लगभग 800 मीटर के आसपास है। लेकिन जो इसके बगल में ये आप दूसरा स्नाइपर राइफल देख रहे हैं, ये अभी एक प्रोटोटाइप है, ये तैयार हो रहा है और इसकी रेंज लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा की हो जाएगी। मतलब जो रेंज इसकी है मौजूदा स्नाइपर राइफल की, उससे लगभग 2 गुनी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए ये मशीन गन भी हैं
और कैसे ये एक नई टेक्नोलॉजी है या फिर क्या कुछ इसमें बदलाव आया है जो अभी सेना के पास है, ये उससे क्या ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा ये एडवांस हैं। हमारे साथ श्री ए.के. राय जी हैं। सर, किस तरह की ये मशीन गन है और क्या खासियत है इसमें? यह गन मशीन पर्सनल वेपन नहीं होता। इसे फायरिंग के लिए माउंटिंग ट्राइपॉड पर, किसी व्हीकल पर, टैंक पर और नेवल वेसल तथा विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट पर यह माउंट हो सकता है। नाम इसका है माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल, यानी कि माइंस जो होती हैं, जो जमीन के अंदर रखे जाते हैं विस्फोटक, उनसे इस गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिन माइंस को आप रास्तों पर कोई बिछाता है, अगर गाड़ियां उन रास्तों से निकलती हैं और वो माइंस ब्लास्ट होते भी हैं तो इस गाड़ी पर कोई फर्क नहीं आएगा। इसके दरवाजे भी इतने हैवी हैं कि आप इनसे ही छूकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत बनाया जाता होगा। जवान जब इस गाड़ी में होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास उनकी राइफल्स होती हैं, हथियार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उनके राइफल्स के लिए भी इस तरह से नीचे स्टैंड बनाए गए हैं कि उनके बट को भी वो आराम से होल्ड कर पाए। और न्यूज पथ में आप सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी से जुड़ा है। पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए अवैध तरीके से भारत में आ गई, तो वहीं भारत की अंजू अपने प्यार को पाने के लिए सरहद पार पाकिस्तान चली गई। इन दोनों ही लव स्टोरी में कई बातें कॉमन हैं। पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारतीय अंजू दोनों पहले से शादीशुदा हैं। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ भारत आई, तो वहीं अंजू अपने दोनों बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। सीमा हैदर और अंजू दोनों की अपनी प्रेमी से ऑनलाइन दोस्ती हुई, जो कि प्यार में तब्दील हो गई। सीमा हैदर और अंजू दोनों 2019 में ही पहली बार अपने अपने प्रेमी के संपर्क में आए। सीमा को पबजी गेम खेलते हुए सचिन मीणा मिला, जबकि अंजू की नसरुल्लाह से दोस्ती फेसबुक पर हुई। सीमा हैदर और अंजू दोनों ही अपने प्रेमियों से उम्र में बड़ी हैं। सीमा हैदर की उम्र 27 साल है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में रहने वाला उसका प्रेमी सचिन मीणा 23 साल का है। अलवर की रहने वाली अंजू की उम्र 35 साल है, तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला नसरुल्लाह 29 साल का है। सीमा हैदर ने भारत में सचिन के साथ रहने के लिए हिंदू धर्म अपना लिया, तो वहीं पाकिस्तान गई अंजू इस्लाम धर्म अपनाकर फातिमा बन गई और नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। जाहिर है भारत पाकिस्तान के बीच सरहद पार से जुड़ी ये दोनों लव स्टोरी लगातार सुर्खियों में है। दोनों ही देशों में इनकी खूब चर्चा हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सोशल अड्डा में आज हमने सीमा और अंजू की लव स्टोरी पर ही कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कभी ऐसी कोई लव स्टोरी सुनी थी कि पबजी से प्यार हो गया? कभी भी नहीं सुनी। अच्छा, जब सीमा और सचिन की लव स्टोरी के बारे में पहली बार सुना तो क्या ख्याल आया? क्योंकि अक्सर ना हम दोस्तों में जरूर डिस्कस करते हैं। मूवीज हमने देखी थी कि इस तरह का वीर ज़ारा था और ये सब, लेकिन एक्चुअल में जब आप सुनते तो इट्स रियली वेरी फनी कि पबजी पे प्यार हो गया और इतना दूर वो यहाँ तक आ गई उसके लिए, तो इट्स वेरी फनी। मुझे भी फनी ही लगी थी। ऐसा लग रहा था ये रियल लाइफ में कैसे हो रहा है, मतलब ये सब सुना ही है बस, हाँ मूवीज में है, बट ठीक है, इतना नॉर्मल रिएक्शन था, ओके हो गया, अब हो रहा है। मूवीज वाली बात ऐसा लग रहा है हाँ रियल लाइफ में हो रही है अब तो। मेरे हिसाब से कि ये तो प्रैक्टिकल लग ही नहीं रहा, ये जो चीज हो रही है मुझे ये लग रहा है कि कुछ इसके पीछे कुछ और चीज है, कोई और न्यूज है। बट दिस डज नॉट लुक लाइक लव स्टोरी। दिस इज नॉट लाइक लव स्टोरी। अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के आप दूसरी कंट्री जा रहे हो। सीमा तो अनएथिकल तरीके से आई है, अंजू तो फिर भी वीजा एंड पासपोर्ट के साथ गई, तो दिस इज माई व्यूज। मेरे को नहीं लगता ये ठीक है। एंड किसी को भी एक फैमिली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों की। बीइंग अ यूथ, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि हमारा यूथ ये चीज़ें फॉलो करे। एंड बिल्कुल इसको कॉपी तो ना ही करें, बिकॉज अब आप देख रहे हो एक पाकिस्तान से आया है, दूसरा यहाँ से गया है, तो आई थिंक लोग फॉलो कर रहे हैं या फेमस होने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। सो आई विल नेवर सपोर्ट इट। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दशा है। आज़ादी के समय कितने हिंदू थे, आज कितने कम हिंदू है। और ये भारत जो है, यहाँ सनातन धर्म है, हर धर्म वालों को यहाँ मुस्लिम की आबादी बढ़ी है, घटी नहीं है आज़ादी के बाद से। तो ये है कि जो पाकिस्तान अंजू गई हैं, उनका वही दशा होगा जो पहले हिंदुओं का हो चुका है, मतलब कि वो अब जीवित नहीं आ पाएंगी। और यहाँ जो आई हैं वो फलेंगी फूलेंगी, क्योंकि यहाँ
हर धर्म का सम्मान है। तो पाकिस्तान जाना नहीं चाहिए था छोड़ के, उससे हमारे देश का तो नाम खराब किया ही किया, और उसके अलावा उसके जाने से यहाँ का माहौल भी खराब हो रहा है और यहाँ की बच्चियों पे, बहन बेटियों पर बुरा असर पड़ रहा है। और दो बच्चों को छोड़ गई है, बच्चों का भी तो करियर खराब करके गई है, तो क्षमा करने लायक नहीं है। जो पाकिस्तान गई हैं उनको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, और अपना जो है हिंदुस्तान छोड़ करके वो गई है अंजू, तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। हिंदुस्तान सनातन धर्म हमेशा बचाना जानता है, और पाकिस्तान में वहाँ वो गई हैं, उनके साथ क्या बर्ताव होगा, उनके साथ क्या बिहेव होगा, वो पूरा मीडिया और पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है। आगे पब्लिक होर्डिंग पर सिक्किम में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सिक्किम के सीएम ने कहा है कि उनकी सरकार महिला कर्मचारियों को 12 महीने की मैटरनिटी लीव देगी, जबकि सिक्किम सरकार के पुरुष कर्मचारियों को 1 महीने की पैटर्निटी लीव दी जाएगी। मुख्यमंत्री तमांग ने सिक्किम स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव का लाभ देने के लिए सर्विस रूल्स में बदलाव किए जाएंगे। इस बदलाव के बाद सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों और परिवार की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। हिमालय के पूर्वी भाग में स्थित सिक्किम की आबादी लगभग 6,32,000 है, जो कि देश के राज्यों में सबसे कम है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अनुसार कामकाजी महिला को 6 महीने या फिर 26 सप्ताह की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, जिसमें पूरी सैलरी दी जाती है। कानून के मुताबिक पहले और दूसरे बच्चे के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, जबकि तीसरे या फिर इससे ज्यादा बच्चे होने पर 12 हफ्ते की ही मैटरनिटी लीव दी जाती है। 2017 से पहले भारत में कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने की ही मैटरनिटी लीव मिलती थी, लेकिन महिलाओं की मुश्किलों को देखते हुए 2017 में केंद्र सरकार ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में संशोधन किया, जिसके बाद मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते तक हो गई। 27 जुलाई को भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला होने वाला है। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 जुलाई को 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए टीम इंडिया तैयारियों में जुटी है। टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद टीम इंडिया की नजरें वनडे सीरीज पर होंगी। बता दें कि सीरीज में टीम इंडिया नई जर्सी के साथ मैदान पर नजर आएगी। वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की तारीख बदल सकती है। खबर है कि अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को होने वाला मुकाबला अब 14 अक्टूबर को हो सकता है। वहीं बीसीसीआई सचिव जय शाह ने 27 जुलाई को वर्ल्ड कप वेन्यू के स्टेट एसोसिएशन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि मीटिंग में मैच की नई तारीख या वेन्यू बदलने पर फैसला लिया जा सकता है। टीम इंडिया 18 अगस्त को आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच खेलेगी। ऐसे में खबर है कि सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सौंपी जा सकती है। हालांकि सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज में आराम दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव समेत तमाम खिलाड़ी बेंगलुरु में एशिया कप की तैयारी करेंगे। भारतीय खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के लिए महिला और पुरुष दोनों फुटबॉल टीमों को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब एशियाई खेलों में दोनों टीमें हिस्सा लेंगी। दरअसल खेल मंत्रालय के नियम के मुताबिक दोनों टीमें एशियाई खेलों में भाग नहीं ले सकती थी, लेकिन भारतीय फुटबॉल टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्रालय ने नियमों में छूट देते हुए दोनों टीमों को एशियाई खेलों में भाग लेने की अनुमति दी है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब एक्टिंग के मैदान पर उतरने की तैयारी में हैं। धोनी की पत्नी साक्षी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी फिल्मों में काम करने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि धोनी एक्शन फिल्में कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले धोनी की प्रोडक्शन हाउस ने अपनी पहली फिल्म लेट्स गेट मैरिड प्रोड्यूस की है। इसी के साथ न्यूज पथ पे मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।